ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। देखिए, नेता किस तरह से बदलते हैं। गौरव वल्लभ को आप लोग जानते होंगे। ये पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। बाद में आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इनके विचार किस तरह से बदल गए। अब आप सोचिए, कांग्रेस में होते तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ अपने और विचार दे रहे होते हैं, और अब बीजेपी में है तो कुछ और विचार दे रहे हो। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं आर्टिकल, कुछ हमारे लिए महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे। अब बीजेपी की तारीफ लिखेंगे, ये तो आप सभी जानते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर सुनियोजित हमला। तो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी के अपने उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट की एसआईटी या फिर सीबीआई जांच को खारिज किया गया था। और इसके कुछ ही दिनों पहले पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचाने वाले एक सुनियोजित षड्यंत्र के उजागर करते हुए 26 जून 2024 को अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के कारण बताओ नोटिस जारी किया। और उल्लेखनीय है कि अदानी समूह को निशाना बनाने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चलते भारतीय शेयर बाजार में बड़ी हलचल मची थी और कई विपक्षी दलों ने उसे राजनीतिक मुद्दा भी बनाया था। अब इस रिपोर्ट की सच्चाई सामने आ रही है तो साजिश की परतें खुल रही हैं। हालांकि रिपोर्ट के कुछ समय बाद भी उसकी सत्यता संदिग्ध दिखने लगी थी और बाजार संभल कर आगे बढ़ने लगा था। यही कारण है कि सेंसेक्स इस समय 80,000 के दायरे में चल रहा है। सेंसेक्स में यह तेजी भारत का विकास गाथा की अदम्य भावना को प्रदर्शित करती है। हालांकि इस तेजी के बीच हमें हिंडनबर्ग की असलियत भी सामने रखनी होगी ताकि भविष्य में इसके प्रति सचेत रहा जा सके और विदेशी ताकतें हमारी तरक्की में अवरोध पैदा करने में सफल ना हो सके। और जब कांग्रेस में थे गौरव वल्लभ, और उस समय के इनके बयान सुन के इसी पर हिंडनबर्ग पर, खैर हमारे लिए काम की बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सीबीआई यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। अगर हम लोग सेबी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा? मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। अब यह किसी से छिपा नहीं है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट भारत की विकास गाथा पर जानबूझकर किया गया हमला था और इस रिपोर्ट का वित्तीय पारदर्शिता से कोई सरोकार नहीं था। सेबी के नोटिस ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट रिसर्च और किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट की गंदी चालों को उजागर किया और जिन्होंने गैर सार्वजनिक जानकारी का उपयोग करके अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी कि AEL की शेयरों को शॉर्ट सेल करने के लिए मिली भगत की। और शॉर्ट सेलिंग तब होती है जब कोई निवेशक उस शेयर को बेचता है जो व्यापार के समय उसके स्वामित्व में नहीं होते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कई निराधार आरोप एवं भ्रामक बयान थे। यह रिपोर्ट भारत के आर्थिक विकास और पूंजी निर्माण की रीढ़ को निशाना बनाकर भारतीय पूंजी बाजार में दहशत फैलाने का स्पष्ट प्रयास थी। उसके चलते अदानी समूह के 10 सूचीबद्ध शेयरों में भारी गिरावट आई थी। उस समय हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने के 4 सप्ताह के भीतर पूंजी बाजार से लगभग 150 अरब डॉलर, लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए का स्वाहा हो गया थे। यह निवेशकों की संपत्ति और बाजार की स्थिरता पर सीधा प्रहार था। हिंडनबर्ग के आरोपों में बड़ी दहशत ने अनिश्चितता का माहौल भी बनाया था और जिससे निवेशक हतोत्साहित हो गए थे। जनवरी से फरवरी 2023 के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों से लगभग आप देखिए 34,000 करोड़ रुपए निकाले। विदेशी पूंजी का यह पलायन सीधे तौर पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट द्वारा पैदा किए गए भय के कारण हुआ और जिसे विपक्ष द्वारा सरकार पर लगातार हमलों से और बढ़ावा मिला। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि उक्त रिपोर्ट हिंडनबर्ग के निजी लाभ के एजेंडे से ओतप्रोत थी। सेबी के नोटिस से एक चौंकाने वाली जानकारी यह सामने आई कि हिंडनबर्ग ने अपनी दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट की एक अग्रिम प्रति न्यूयॉर्क के हेज फंड मैनेजर मार्क किंगडन के साथ रिलीज से महीनों पहले साझा की थी और इस गुप्त सहयोग में हिंडनबर्ग और मार्क किंगडन के बीच साझाकरण समझौता भी शामिल था और गैर सार्वजनिक जानकारी के माध्यम से किंगडन ने अदानी समूह के बाजार मूल्य में महत्वपूर्ण गिरावट का
लाभ उठाया और इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कि भेदिया कारोबार के माध्यम से हिंडनबर्ग और खुद के लिए 2.2 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 184 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ कमाया। ऐसे हेरफेर उनके धोखे को दर्शाती है और उनके कथित शोध में विश्वसनीयता को मिटा देती है। हिंडनबर्ग के झूठ की परख किए बिना विपक्षी दलों ने उसे हाथों हाथ लपका और विशेषकर कांग्रेस ने इस झूठ की आग को हवा दी और राहुल गांधी और उनके साथियों ने क्रोनी कैपिटलिज्म के निराधार आरोप लगाए। हालांकि सेबी के नोटिस से इन दावों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के निराधार दावों को बढ़ावा देने में कांग्रेस की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है और राष्ट्र के साथ खड़े होने और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के बजाय कांग्रेस ने झूठ को हवा देना कहीं ज्यादा मुनासिब समझा और जिससे निवेशकों के बीच अविश्वास बढ़ा। यह गैर जिम्मेदार व्यवहार और राजनीतिक अवसाद के पक्ष में राष्ट्रीय हितों के प्रति उनकी उपेक्षा को उजागर करता है। और आप देखते हैं कि विपक्ष का यह रवैया सिर्फ एक व्यापारिक इकाई का पर हमला नहीं था बल्कि भारत की आर्थिक आकांक्षाओं पर हमला था। कांग्रेस द्वारा सरकार की आर्थिक नीतियों को अस्थिर करने के प्रयासों के बावजूद भारत में जीडीपी वृद्धि मजबूत रही, जो वित्त वर्ष 2024 में 8.2% की दर से बढ़ी, जबकि वित्त वर्ष 2023 में 7% की वृद्धि दर से वृद्धि हुई, जो मौजूदा सरकार के तहत लचीली अर्थव्यवस्था को दर्शाता। लगातार हो रहे संरचनात्मक सुधार, बुनियादी ढांचे की विकास, डिजिटल पहल और शीर्ष स्तर पर निर्णायक पहल के कारण ही देश की विकास दर सुदृढ़ता से निरंतर तेजी से पकड़ रही है। और निहित स्वार्थ से प्रेरित हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जहां विपक्षी दलों ने राजनीतिक लाभ कमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहीं इसका खामियाजा उस मध्यम वर्ग को भुगतना पड़ा जिसने अपनी मेहनत की कमाई शहरों में लगाई थी। यह लोगों की आर्थिक आकांक्षाओं पर आघात था। सेबी के नोटिस से स्पष्ट कर दिया गया कि कैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने पूंजी निर्माण को झटका दिया और निवेशकों का विश्वास हिलाया और आम नागरिकों की वित्तीय संभावनाओं को नुकसान पहुंचाए। हिंडनबर्ग की धोखाधड़ी वाली रिपोर्ट के भारत कारण भारतीय शेयरों के बाजार मूल्य में लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और जो लोग हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगे थे वही आज सेबी के नोटिस के बाद चुप्पी साधे हुए। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। लेखक XLRI जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में वित्त के प्रोफेसर और आप देखिए भाजपा के नेता भी हैं। तो मेरा यहाँ आप देखिए कुछ आपको समझ में आया हो या नहीं समझ में आया हो, ये बात तो आपको समझ में आती है कि नेताओं की विचारधारा किस तरह से बदलती है। बाकी इस रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने भी बातें की हुई है। तो कई बार हमारे इस तरह की साजिशें रची जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा, कई देशों के द्वारा कि भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो। आफत नहीं, जीवन है मानसून। ये मानसून के आगमन के साथ ही देश के बे हिस्से जो कुछ दिन पहले पानी के लिए व्याकुल थे, पानी हो गए हैं। दिल्ली का मामला ले लीजिए। जैसे ही प्रकृति ने अपना आशीष बरसाया, ताल तलिया नदी नाले उफन कर धरा को अमृतमय करने लगे हैं। समाज का एक वर्ग इसे जय प्रलय और हाहाकार जैसे शब्दों से निरूपित करने में लगा है। असल में जब धरती तप रही थी तब समाज को अपने आसपास के कुएं, बावड़ी, तालाब, जोहड़ और नदी से गंदगी को साफ करना था और उनमें जम गई गाद को खेतों तक ले जाना था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और आपने नालियों की देख लीजिए, मैं जहां रहता हूं मैं वहां देखा है, थोड़ा टाइम पानी बरसे आप देखिए नालियां ऊपर से बहने लगते हैं क्योंकि सफाई ही नहीं हुई है नाली की। और आप देखते हैं कि इसमें आप देखेंगे असल में जब धरती तप रही थी, इसमें आप देखेंगे कि इसलिए जो पानी पूरे साल के लिए धरती को जीवन देता है वह लोगों को की समस्या लगने लगता है। यह बात समझने होगी कि नदी, नहर, तालाब और झील आदि पानी के स्रोत नहीं है। हकीकत में पानी का स्रोत मानसून है या फिर ग्लेशियर है। तालाब और नदी आदि तो उसे सहेजने के स्थान मात्र है। हमें मानसून के नियामत को सहेजने के स्थानों को गर्मी में तैयार नहीं करते, इसलिए भी जला भराव होता है। आज गंगा यमुना के उद्गम स्थल से लेकर छोटी नदियों के किनारे बसे गांव, कस्बे तक बस यही हल्ला है कि बरसात में ने खेत, गांव सब कुछ उजाड़ दिया। लेकिन मानसून के विदा होने के बाद इन सभी इलाकों में पानी की एक बूंद के लिए मारामारी देखने को मिलती है। और मानसून के जल का विस्तार हमारी जमीन पर नहीं हुआ और बल्कि हमने ही जल विस्तार की नैसर्गिक जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया है। अरबी शब्द मौसम का अर्थ होता है मौसम, इसे भी से बना है मानसून। भारत में केवल 3 ही किस्म की जलवायु है, मानसून, मानसून पूर्व और मानसून पश्चात। और तभी आप देखते हैं कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। खेती, हरियाली और साल भर के जल की जुगाड़ इसी बरसात पर निर्भर होती है। इसके बावजूद हम ना तो मानसून के आगमन की सही तरीके से तैयारी कर पाते हैं और ना ही बरसते जल को सम्मान के
से एकत्रित कर पाते हैं। भारतीय मानसून का संबंध मुख्यतः गर्मी के दिनों में होने वाली वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन से है। गर्मी की शुरुआत होने से सूर्य उत्तरायण हो जाता है और इसके प्रभाव से पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होने लगती है। इस तरह तापमान बढ़ने से निम्न वायुदाब निर्मित होता है। दक्षिण में आप देखिए हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के समीप उच्च वायुदाब का विकास होता है। इसी उच्च वायुदाब के केंद्र से दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हो जाती है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की शाखा। और इस समय देशवासियों को जल देवता को शरण देने के लिए कुछ समय और श्रम देना चाहिए। भले ही हमने गर्मी में तैयारी नहीं की है, लेकिन अभी भी देर हुई नहीं है और धरती पर इंसान का अस्तित्व बनाए रखने के लिए पानी जरूरी है। तो पानी को बचाए रखने के लिए बारिश का संरक्षण ही एकमात्र उपाय है। आप लोग सुनते रहते हैं ना कि इस बार मानसून अच्छा है तो फसल अच्छी होगी, पानी की व्यवस्था हो जाएगी। उसे हमें सहेजना है। यदि देश की महज 5% जमीन पर 5 मीटर औसत गहराई में बारिश के पानी को जमा किया जाए तो 500 लाख हेक्टेयर पानी एकत्रित किया जा सकता है और इस तरह प्रति व्यक्ति औसतन 100 लीटर पानी साल भर पूरे देश में दिया जा सकता है। हालांकि इस प्रकार से पानी जुटाने के लिए जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर सदियों से समाज की सेवा करने वाली पारंपरिक जल प्रणालियों को खोजा जाए और उन्हें सहेजने और संचालित करने वाले समाज को सम्मान दिया जाए और समाज को आप देखते हैं कि एक बार फिर पानीदार बनाया जाए। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आंचलिक क्षेत्र की पारंपरिक प्रणालियों को आज के इंजीनियर शायद स्वीकार ही ना पाए, इसलिए जरूरी है कि इसके लिए समाज को ही आगे किया जाए और सनद रहे कि हमारे पूर्वजों ने देश काल की परिस्थितियों के अनुसार बारिश को समेट कर रखने की कई प्रणालियां विकसित की और संरक्षित भी की, जिसमें तालाब सबसे लोकप्रिय है। घरों की जरूरत यानी कि पेयजल एवं खाना बनाने के लिए मीठे पानी का साधन कुआं कभी आंगन में हुआ करता था और पुराने घरों में आपने देखा भी होगा धनवान लोग सार्वजनिक कुएं बनवाते थे। हरियाणा से मालवा तक जोहड़ जमीन की नमी बरकरार रखने की प्राकृतिक संरचना थी। यह आमतौर पर वर्षा जल के बहाव क्षेत्र में पानी रोकने की प्राकृतिक या फिर कृत्रिम बांध के साथ छोटे तालाब की मानिंद होता था। तेज ढलान पर तेज गति से पानी के बह जाने वाले भूस्थल में पानी की धारा को काटकर रोकने की पद्धति पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय रही है। और आप देखते हैं कि नहर या नाली के जरिए किसी पक्के बांध तक पानी ले जाने की प्रणाली नाड़ा या बंधा अब देखने को नहीं मिलते हैं। कुंड और बावड़ियां महज जल संरक्षण के साधन नहीं बल्कि हमारी स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना भी रही हैं। आज ऐसी ही पारंपरिक प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के लिए उनके आसपास सफाई और उनके भरने वाले पानी को बाहरी प्रदूषण से बचाने की जरूरत है और वह भी स्थानीय समाज द्वारा। और यही नहीं, शहरी और कस्बाई इलाके में बगीचे जैसे संरचनाओं में कुछ दिन बरसाती नाली में जा रहे हैं पानी को समेटा जा सकता है। यह जल अधिक से अधिक 1 हफ्ते में धरती द्वारा सोख लिया जाएगा और ऐसी नम भूमि पर आगे चलकर अच्छी घास भी उगेगी और इस प्रकार बरसात के पानी को संभाल कर रखने में स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी, भूमिका एवं जागरूकता तो बढ़ेगी। इससे भूजल का रिचार्ज भी होगा और जो खेतों कारखानों में पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। मानसून का जीवन के अनिवार्य तत्व की तरह आनंद लें। जहां स्थान मिले बरसात के पानी को रोकें और उसे धरती में समाहित होने दें। लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं पंकज चतुर्वेदी, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। तो आप लोगों को अगर इस तरह के मुद्दे पर कहीं टॉपिक पर कुछ लिख रहे हैं तो ये सब आप लोग बताया करिएगा, ठीक है। शयन जागरण, तो पूरी सृष्टि में शयन और जागरण का सिलसिला विद्यमान है। जीव जगत ही नहीं बल्कि जड़ पदार्थों पर भी नजर डाली जाए तो उनमें भी शयन और जागरण देखा जा सकता है। वनस्पति विज्ञानियों के अनुसार पेड़ पौधों में भी जीवन है। त्रेता युग में भगवान राम माता सीता का पता लगाने के लिए वृक्षों और उस पर आसरा लेने वाले पशु पक्षियों से संवाद करते थे। वृक्षों में प्राण वायु, ऑक्सीजन के प्रभाव तथा दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषित करने की क्रिया भी जागरण और शयन की ही क्रिया है। ऋषियों ने नदियों के लिए माना कि मध्य रात्रि से ब्रह्म मुहूर्त तक नदियां शयन करती हैं, इसलिए इस अवधि में नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। सुचारू जागरण के लिए सुचारू शयन आवश्यक है, इसलिए धर्मशास्त्रों ने निद्रा में ही देवी शक्ति का आह्वान किया और मार्कंड ऋषि द्वारा रचित श्री दुर्गा सप्तशती में या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्ते से नमो नमः की प्रार्थना शामिल है। स्वास्थ्य विज्ञानियों ने उत्तम स्वास्थ्य के लिए उम्र के अनुसार 6 से 8 घंटे सोने का नियम निर्धारित किया है और लौकिक शयन और जागरण इस क्रिया की विवेचना आध्यात्मिक दृष्टि से करें तो जब ब्रह्मा जगत के आकर्षणों के प्रति शयन को भाव बनने लगता है तब आंतरिक शक्तियों का जागरण स्वतः होने लगता है।
योग दर्शन के अनुसार ब्रह्म शयन का मतलब कुंडलिनी शक्ति का जागरण ही है। कुंडलिनी शक्ति के जागृत होते ही बुद्धि, विवेक तथा आत्मबल की क्षमता बढ़ने लगती है और इसी के बल पर महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम की महिमा की देववाणी में रचना कर डाली। गोस्वामी तुलसीदास ने अत्यंत सरल एवं सुबोध शैली में रामचरित मानस की रचना कर डाली। इसी दृष्टि से देवताओं के शयन के पीछे द्रव्य शक्तियों के जागरण का भाव निहित प्रतीत होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, देखा करिएगा इसे। क्षेत्रीयता की राजनीति। कर्नाटक सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने के अपने कदम को जिस तरह रोकने को व्यवस्थ है, उससे यह साफ है कि क्षेत्रीयता की राजनीति को बल देने वाली उसकी पहल का व्यापक विरोध रंग लाया है। यह विरोध निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ जाने माने कारोबारियों की ओर से किया गया और इनमें राज्य स्थित सूचना तकनीकी कंपनियां भी हैं और जिनमें दूसरे राज्यों के अनेक लोग काम करते हैं। चूंकि अभी कर्नाटक सरकार ने इतना भर कहा कि वह निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करेगी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि वह इस विचार का पूरी तरह परित्याग करने जा रही है। क्षेत्रीयता की राजनीति को विस्तार देते हुए कर्नाटक सरकार ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था के लिए जिस विधेयक को स्वीकृति दी थी, उसके अंतर्गत निजी कंपनियों में प्रबंधन वाले पदों पर 50%, गैर प्रबंधन वाले पदों पर 70% पद राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किए जाने थे। और प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों में यह भी था कि आरक्षण के इस नियम के उल्लंघन करने वालों पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाना लगता है। यदि कोई कंपनी योग्य अभ्यर्थी न मिलने की दिशा में दूसरे राज्यों के किसी व्यक्ति को नौकरी देता तो ऐसा करने से पहले उसे राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती। और यह तय है कि ऐसे प्रावधान निजी क्षेत्र को हतोत्साहित करने और साथ ही उसके कामकाज में नौकरशाही का अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ाने का ही काम करते। क्षेत्रीयता के आधार पर निजी क्षेत्र में आरक्षण की यह तैयारी प्रतिभाओं की अनदेखी का भी परिचायक थी और संविधान प्रदत्त समानता के अधिकारों की उपेक्षा का भी। यह विचित्र है कि जब कांग्रेस संविधान बचाने का दावा कर रही है, तभी उसकी कर्नाटक सरकार ने उसके मूल अधिकारों की अनदेखी करने वाला कदम उठा लिया। कर्नाटक सरकार का निर्णय वोट बैंक की सस्ती राजनीति से प्रेरित था और इसका उद्देश्य क्षेत्रीयता को हवा देना भी। कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देने के नाम पर यह काम पहले से ही किया जा रहा और कर्नाटक सरकार की निजी क्षेत्र में आरक्षण प्रदान करने की पहल ने यही बताया कि राज्य सरकार ने किस तरह इस तथ्य की अनदेखी की और दूसरे कई राज्यों में ऐसी जो पहलें हुई हैं उसे न्यायपालिका की स्वीकृति नहीं मिल सकी। यह संभव है कि कर्नाटक सरकार इससे अवगत ना हो कि अतीत में निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के जो कदम अन्य राज्य सरकारों ने उठाए उन्हें अदालतों ने असंवैधानिक करार दिया। हैरानी नहीं है कि कर्नाटक सरकार ने निजी क्षेत्र में आरक्षण देने की पहल यह जानते हुए भी कि न्यायपालिका इसकी अनुमति नहीं देगी। और जो भी हो, कर्नाटक सरकार के रोके हुए फैसले से यह भी स्पष्ट है कि उसकी दिलचस्पी रोजगार के नए अवसर पैदा करने में नहीं है। सराहनीय पहल। झारखंड सरकार ने भी प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई शुरू कराने की पहल की है। इसे लेकर स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने जिलों से सर्वे रिपोर्ट की मांग की है। यह प्रयास सराहनीय है। राज्य सरकार की मंशा है कि इस शैक्षणिक वर्ष में ही 9 जनजातीय और 6 क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई स्कूल में कराई जाए। इसके लिए घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और उम्मीद है कि जल्दी सांथाली, हो, खड़िया, कुडुख, मुंडारी, मल्तो, बिरहोरी, भूमिज, असुर, बंगला, उड़िया, पंच परगनिया, खोरठा, कोरमाली एवं नागपुरी भाषा में प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। हाल के दिनों में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के कई जिलों में भाषा आंदोलन ने जोरदार रफ्तार पकड़ी है और आंदोलनकारियों की मांग थी कि स्थानीय भाषाओं में राज्य की शिक्षा होनी चाहिए। ऐसे में राज्य सरकार की पहल स्वागत योग्य है। अपनी भाषा में पढ़ने, समझने और लिखने में छात्रों को ज़्यादा सहूलियत होती है, खासकर झारखंड जैसे राज्य में जहां बच्चों को घर में शैक्षणिक या फिर आप देखिए प्रतिस्पर्धी वातावरण नहीं मिल पाता, पढ़ाई के लिए अनुकूल एवं अच्छा माहौल भी नहीं मिल पाता। सरकार का यह प्रयोग ऐसे बच्चों के लिए सहायक साबित होगा। स्कूल में बच्चे अपनी भाषा में अनुकूल माहौल में सीख पढ़ सकेंगे। हाल के दिनों में देश भर में अलग अलग तकनीकी कोर्स की शिक्षा भी छात्रों को स्थानीय भाषा के माध्यम से दिए जाने की पहल और कोशिश हो रही है। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दिया करिएगा। मन जीवन को साधने का समय। तो शारीरिक मानसिक व्याधियों से घिरती आज की जीवन शैली में भारतीय परंपरा और अध्यात्म से जुड़े संयम और नियम के भाव रेखांकित करने योग्य हैं। सदी जीवनचर्या और विचारिक परिष्करण को समर्पित चतुर्मास शुरू हो चुका है। चतुर्मास का शाब्दिक है 4 माह, वह समय जो संयम और सहिष्णुता की साधना करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन इसका केवल धार्मिक महत्व ही हो ऐसा नहीं है। सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक दृष्टि से भी ये दिन बड़े उपयोगी हैं। चतुर्मास के नियमों को बड़ी ही वैज्ञानिक
प्राथमिकता के साथ तय किया गया है, जो मन और जीवन श्रेष्ठता देता है। हर ओर फैली असंवेदनशीलता के इस दौर में संयम को साधने का यह अवसर होता है। चतुर्मास के नियम अपने ही नहीं, औरों के अस्तित्व को भी स्वीकार कर उसे सम्मान देने का भाव जगाते हैं। अपनत्व और सहभागिता की सोच को बल देते हैं। ठहराव और मानवीय भाव को जीने का मार्ग दिखाते हैं। वस्तुतः जीवन, स्वास्थ्य और अध्यात्म दोनों ही मोर्चों पर जिन विशेष निर्देशों की जरूरत होती है, वे अपने परंपरागत रूप में सहेजी गई धाती बन हमारे सामने होते हैं। दरअसल आज की जीवन शैली में स्वास्थ्य की देखभाल और जागरूकता आवश्यक है। चतुर्मास आरोग्य से जुड़े प्रभावी नियम लिए हैं और इस समय जीवाणुओं का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। बरसात के मौसम में रखा गया खान पान का स्वयं स्वास्थ्य के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। चतुर्मास धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य की संभाल के लिए जो परंपराओं का नाम देकर बनाए गए ये वैज्ञानिक नियम बेहद उपयोगी हैं। आज जब हम कम उम्र में ही अनगिनत स्वास्थ्य समस्याएं घेर रही हैं, बीमार हो जा रहे हैं, तब भारतीय पारंपरिक ज्ञान तंत्र भी इस खूबी को अत्यंत बारीकी से समझने और अपनाने की जरूरत है। मौजूदा समय में बदलते परिवेश से लेकर वैज्ञानिक अध्ययन तक इस बात की को पुख्ता करते हैं कि प्रकृति से जुड़ाव मन एवं शरीर दोनों की सेहत सहेजता है। चतुर्मास का समय प्रकृति की उपासना का भी समय है। माना जाता है कि चतुर्मास के दौरान संपूर्ण सृष्टि रचनाशील होती है और चौमासे में अनगिनत जीव, नन्हे पौधे और वनस्पतियां पैदा होती हैं। साथ ही यह पेड़ लगाने और प्रस्तुति से जुड़ने का समय भी है। हमारे यहाँ आप देखिए पेड़ पौधों में भी जीवन और संवेदना का वास माना जा गया है। यही बात अब वैज्ञानिक शोध समझ जाते हैं। इसलिए यह पर्यावरण को सहेजने और कुदरत से जुड़ाव की सोच को पोषने वाला समय है। और आप देखेंगे चतुर्मास के अधिकतर नियम अंधविश्वास से नहीं बल्कि पूरी तरह वैज्ञानिक और जन कल्याण के भाव से जुड़े हैं। निसंदेह जीवन की यह नीति सेहत सहमित सोच और संस्कृति को पोषित करने वाली है। चलिए, यहाँ भी कुछ टिप्पणियाँ रहती हैं, ये भी देख लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो वहाँ जाकर आप लोग देख भी लिया करिएगा। ठीक है। एक ग्रामीण आर्थिकी की सुधारनी होगी सूरत। या आप देखिए बीते शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई है और खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण जून में यह वार्षिक दर पर 5.08% तक पहुंच गई है। खाद्य मुद्रास्फीति जो समग्र सीपीआई बास्केट का लगभग आधा हिस्सा होता है, जून में बढ़कर आप देखिए 9.55% हो गई है, जो मई में आप देखते हैं कि 8.69% थी। पिछले महीने सब्जियों की कीमतें 27.33% बढ़ी थी। नवंबर 2023 से आप देखिए खाद्य पदार्थों की कीमतें साल दर साल 8% से अधिक बढ़ रही हैं। और आप देखें कि मुख्य मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के 2 से 6% के स्वीकार्यता बैंड के भीतर बनी हुई है। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। केंद्रीय बैंक है ना, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, लेकिन 4% के अपने औसत लक्ष्य से दूर चली गई है, जो इस वर्ष इस दर में कमी लाने हेतु आवश्यक थी। और ग्रामीण मुद्रास्फीति में मई 2024 में 4.78% थी, जो जून 2 में बढ़कर 5.67% हो गई। इस बीच शहरी मुद्रास्फीति जून में घटकर 4.39% हो गई है, जो मई में आप देखिए 4.21% और जून में 2023 में 4.96% थी। जून 2023 में सब्जियों की मुद्रास्फीति 29.32% हो गई, जबकि दालों और अन्य उत्पादों की मुद्रास्फीति जून में बढ़कर 16.1% हो गई है। नहीं बढ़ी किसानों की आमदनी। वहीं कोविड के बाद बढ़ती बेरोजगारी और स्थिर हो चुकी ग्रामीण आय की स्थिति में बढ़ती महंगाई ने कोड़ में खाज का काम किया है। मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल में किसानों की आय की दोगुनी करने के लक्ष्य ने ग्रामीण परिवारों में आशा का संचार किया था, लेकिन 2019 के बाद सरकार के द्वारा किसानों की आय पर आधारित कोई भी आंकड़ा प्रकाशित नहीं किया गया। सरकार की आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 में किसानों की आय 8,000 रुपये प्रतिमाह थी, जो वर्ष 2019 में बढ़कर मात्र 10,000 रुपये प्रतिमाह हुई है। और यदि इसमें 4 साल की मुद्रास्फीति को जोड़ा जाए तो इस आंकड़े की वृद्धि ना के बराबर हो जाए। और इसी के साथ यदि हमें किसानों के कर्ज की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 में एक औसतन किसान पर कर्ज 32,500 रुपये था, जो 2018 में बढ़कर 59,700 रुपये हो गया है। और भारत जैसे विशाल देश जहां पर समाज में इतने व्यापक आर्थिक और सामाजिक असमानता हो, वहां जीडीपी जैसा एक आर्थिक सूचकांक पूरे देश की सर्वांगीण प्रगति का सूचक नहीं हो सकता है। खासकर आप देखते हैं कि
ऐसे देश में जहां लगभग 65% लोग गांव में रहते हैं। मोदी सरकार को अपने तीसरे कार्यकाल में इस रूरल स्ट्रेस को दूर करने के लिए रियल रूरल वेज ग्रोथ पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह इंडिकेटर हमें सूचित करेगा कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को शून्य करते हुए ग्रामीण परिवारों का भला उनकी आय से हो रहा है या नहीं। ग्रामीण आय को बढ़ाने का प्रयास। तो रियल रूरल वेज ग्रोथ पर मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड अपने पहले शासनकाल में भी उत्साहजनक नहीं रहा, और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कृषि मजदूरी में 3% की बढ़ोतरी दर और गैर कृषि मजदूरी में 3.3% की बढ़ोतरी देखी गई थी, जो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में क्रमशः -0.6% तथा -1.4% हो गई। यानी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कृषि और गैर कृषि मजदूरी की वृद्धि दर नकारात्मक रही, और उस पर आप देखिए महंगाई की मार ने ग्रामीण भारत की स्थिति को बदतर किया। उल्लेखनीय है कि जब कृषि एवं गैर कृषि मजदूरी में वृद्धि होती है तो इससे ग्रामीण परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ती है। ग्रामीण अधिकतर अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के लिए अपने स्थानीय बाजारों पर निर्भर होते हैं, इसलिए उस क्रय शक्ति का फायदा उसकी स्थानीय आर्थिक गतिविधि को बढ़ाती है, और जिससे उसके क्षेत्रीय आर्थिक परिस्थिति को लाभ मिलता है। मनरेगा योजना लागू होने के बाद मनमोहन सरकार के द्वितीय कार्यकाल में कृषि एवं गैर कृषि मजदूरी में वृद्धि दर क्रमशः 8.6% एवं 6.9% रहा। संसद की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा मनरेगा हेतु 1.1 लाख करोड़ रुपए की मांग की गई, और जिसके एवज में वित्त मंत्रालय ने 50,000 करोड़ रुपए कम दिए। और इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वर्तमान में मनरेगा की मजदूरी दर को सही रूप में बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मोदी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से ग्रामीण परिवारों को घर गैस चूल्हा और बिजली के कनेक्शन दिए, ये सारे विषय प्रशंसा योग्य हैं, परंतु उन गरीब परिवारों के लिए इन सभी एसेट्स के संचालन हेतु समय समय पर धन की आवश्यकता होती है, जो उनके रोजमर्रा के खर्चों के लिए प्राप्त आय में प्रबंध कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। और जनगणना में देरी। यह पहली बार है कि देश की जनगणना समय से नहीं हुई है। 2 विश्व युद्ध एवं पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध लड़ने की स्थिति में भी जनगणना का कार्य नहीं रुका था। भारत की जनसंख्या जिस प्रकार तेजी से बढ़ रही है, तो निश्चित है कि बीते 14 वर्षों की जनसंख्या को आंकड़े अपने पैटर्न में भारी बदलाव प्रदर्शित करें। जब सरकार के पास वास्तविक जनसंख्या आंकड़े ही उपलब्ध नहीं है, तो लोक नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन की उचित दृष्टि कैसे मिलेगी। और देखिए, अगर हम लोग जनगणना की बात करें तो हर 10 साल में होती है। पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से हुई थी। नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी। जलवायु परिवर्तन पर ध्यान। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 54.6% आबादी कृषि एवं कृषि संबंधित गतिविधियों से जुड़ी हुई है, जिसका इस देश की जीडीपी में 15% का योगदान है। जलवायु परिवर्तन का सीधा असर कृषि पर पड़ता है, जिसका अर्थ है कि देश की 54.6% जनता के आय के साधनों पर सीधा प्रभाव है। मई 2024 में धरती पर ज्ञात मानवीय इतिहास का सबसे गर्म महीना रहा। असम के चाय उद्योगों को जलवायु परिवर्तन की भारी कीमत चुकानी पड़ी। और आप देखिए, वर्ष 2023 में 23-24 में जलवायु परिवर्तन के कारण असम में 3.7 करोड़ किलोग्राम कम चाय का उत्पादन दर्ज किया गया है। गुजरात और राजस्थान के सूखे इलाकों में अतिवृष्टि की स्थितियां भी सामान्य परिस्थिति के लिए अच्छी नहीं है। जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देशों की सूची में भारत शीर्ष पर है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए जलवायु परिवर्तन को एक आपातकाल मानते हुए सरकार को अपने वर्तमान कार्यकाल में नीतियां बनाकर उनके क्रियान्वयन का प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए। देश के लिए सुखद बात रही कि राजग और INDI दोनों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्लाइमेट चेंज पर प्रभावी कानून बनाने और उसके क्रियान्वयन की बात कही थी। मोदी सरकार के तृतीय कार्यकाल में इस पर गंभीरता से कार्य करने की जरूरत है। सरकार को अपने अर्बन प्लानिंग एवं भवन निर्माण मानकों में व्यापक बदलाव लाने की आवश्यकता है। बीते कुछ वर्षों में से महानगरों में पड़ने वाली भीषण गर्मी का प्रभाव यहाँ के गरीब कामगारों एवं मजदूर वर्ग पर सबसे अधिक पड़ता है। इसलिए उनके जीवन की सुरक्षा, युवाओं और बच्चों के अच्छे एवं स्वस्थ भविष्य के लिए विकसित होते भारत में स्वस्थ भारत का समावेशन आवश्यक है। एक किसके द्वारा लिखा गया है आर्टिकल? शिवेश प्रताप, तकनीकी प्रबंध सलाहकार हैं। शहरों में सभी के लिए आसान जीवन। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि शहरीकरण को विकास का पैमाना माना जाता है। शहरों में गांव की तुलना में अधिक साधन, सुविधाएं, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा यानी आधारभूत सुविधाएं अधिक होती हैं। परंतु सच्चाई ये भी है कि ये सुविधाएं उस मायने में सभी को नसीब भी नहीं
नसीब भी नहीं होती हैं। रोजगार के लिए गांव से शहरों में आने वाले बहुतायत में लोगों को कच्ची बस्तियों में रहने को बाध्य होना पड़ता है। शहरों में बुनियादी सुविधाएं तो बहुत होती हैं, पर सामाजिक व पर्यावरणीय क्षेत्र में खासा नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। देखा जाए तो सुविधाओं के बावजूद बढ़ती जनसंख्या और अन्य कारणों से शहरों में रहना दुर्भर होता जा रहा है। कोरोना काल में शहरों से गांव की ओर वापसी हम देख चुके हैं। उस समय लगने लगा था कि कोरोना जैसी त्रासदी से जो हालत बने, ऐसे भविष्य में हालात नहीं बन सके। इसके लिए गांव में आधारभूत सुविधाओं और बेहतर परिवहन सेवाओं से जोड़ने के ठोस प्रयास होंगे, परंतु यह संभव नहीं हो सका कि बल्कि शहरीकरण और अधिक तेजी से देखने को मिलने लगा। वैसे शहर में भी आम आदमी का जीवन आसान नहीं होता। शहर को बसाते समय कोलाइनाइजर्स अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं और इस कारण उपलब्ध भूमि का अत्यधिक दोहन करने का प्रयास किया जाता है और वहां उपलब्ध अन्य संसाधन लगभग नष्ट कर दिए जाते हैं। प्राकृतिक जल स्रोत समाप्त कर दिए जाते हैं, तो पानी संग्रहण के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आबादी के घनत्व के कारण वातावरण प्रभावित होता है और जिस तरह से पर्यावरण को लेकर समस्याएं से दो चार होना पड़ रहा है। कंक्रीट के जंगलों के विस्तार के कारण तापमान नित्य नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। वहीं पेयजल की समस्या, प्रदूषित वायु, सड़कों पर आवागमन की समस्या, अत्यधिक आवागमन साधनों के कारण प्रतिदिन की जाम की समस्या, नित्य नई बीमारियों का प्रकोप, प्रदूषण, हवा अपशिष्टों के निस्तारण पर और नित्य नए आकार लेते कूड़े के पहाड़ की समस्या बन रही है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि शहरीकरण के साइड इफेक्ट हमारे सामने आने लगे हैं। ऐसे में हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा और ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे प्रकृति और विकास समन्वय बना रहे और विकास प्रकृति को विकृत करने का माध्यम न बन सके। नगर नियोजकों को इस ओर ध्यान देना होगा, अन्यथा प्राकृतिक संसाधन जिस तरह से हम खोते जा रहे हैं और उनके दुष्परिणाम भी हमारे सामने आने लगे हैं, तो भविष्य में हालात और अधिक गंभीर ही होंगे। राजेंद्र प्रसाद शर्मा के द्वारा ये बातें कही गई हैं। अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है भाई, याद रखिएगा। देखिए, जो काम की खबरें रहती हैं, काम के आर्टिकल रहते हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फिर भी आपको लगता है कि कोई आपको पढ़ना है, मैंने छोड़ दिया है, तो उसे आप लोग PDF से जाकर पढ़ सकते हैं। आप लोग पर्यावरण संरक्षण का संकल्प, ये आपका काम का है और इससे आए दिन क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं स्टेट PCS में, सिविल सर्विस में। अथर्ववेद में कहा गया कि पृथ्वी हमारी माता है और हम उनके बच्चे हैं। भारतीय दर्शन और जीवन शैली हमेशा ही प्रकृति के साथ साथ सहअस्तित्व की संकल्पना के साथ जुड़ी रही है और भारत प्रकृति को पूजता भी है और इसके अनुसार उत्सव भी मनाता है। आज समूचे विश्व में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो चिंता देखने को मिल रही है, वह अनायास ही नहीं, आज पर्यावरण के प्रति संवेदनहीनता का असर दुनिया देख रही है। उल्लेखनीय कि पिछले एक दशक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में स्पष्ट रूप से विश्व का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में देश का कार्यभार संभालने वाले नरेंद्र मोदी ने वैश्विक जलवायु विमर्श में भविष्य का मार्ग और उपाय बताने का कार्य किया है। अभी हाल ही में पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान हमारी सरकार का पर्यावरण के प्रति लोगों का जुड़ाव और जन जागरूकता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अब आप लिख रहे हैं कुछ, तो इसका भी उदाहरण दे दिया करिएगा। इस पहल का सरकार की तरफ से जो पहल चलाई गई, वस्तुतः भारत भावनाओं से भरा हुआ देश है। भारत में माँ का स्थान प्रधान है, इसलिए आज इस अभियान से देश का जन जन जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। यह अभियान एक जन आंदोलन का स्वरूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमारी सरकार देश विदेश के सभी मंचों से पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखा चुकी। COP21 के बाद से जलवायु न्याय के प्रधानमंत्री के सिद्धांत ने यह सुनिश्चित किया है कि जलवायु परिवर्तन समानता की चिंताओं की अनदेखी न की जाए। PM मोदी के नेतृत्व में भारत का ध्यान एक निष्पक्ष समझौता प्रदान करने पर केंद्रित रहा है। ग्लासगो में हुए COP26 में प्रधानमंत्री ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का अनूठा विचार प्रस्तुत किया। हमारा देश मानता है कि जलवायु कार्रवाई व्यक्तिगत स्तर पर आरंभ होती है और प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन की जटिल समस्या का एक सरल समाधान उपलब्ध कराया। इसी कड़ी में हमने COP28 में पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन कैडेट पहल की शुरुआत की है। पर्यावरण से जुड़े सभी पहलुओं पर हमारी सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है और जिसका परिणाम अब देखने लगा है। देश में वन आच्छादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन। जहां एक और आप देखिए कई देश अपने जलवायु लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहे, वहीं भारत ने अंतिम समय सीमा से पहले ही अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। उदाहरण के लिए गैर जीवाश्म स्रोतों से संस्थापित विद्युत क्षमता का 40% अर्जित करने के लक्ष्य समय सीमा से 9 वर्ष पहले ही पूरा कर लिया गया। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए
निर्धारित लक्ष्य को अंतिम समय सीमा से 5 महीने पहले ही अर्जित कर लिया गया और नमामि गंगे कार्यक्रम की बदौलत इस पवित्र नदी के प्रदूषण को सफलतापूर्वक रोक दिया गया और इससे अनगिनत स्थानों पर जल की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया। पिछले 10 वर्षों के दौरान ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की ओर तीव्र रूपांतरण देखा गया है और नवीनीकरण ऊर्जा सेक्टर के लिए अनेक उपाय और प्रोत्साहन के कारण इसके टैरिफ में भारी कमी देखी गई। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में अपनी वैश्विक नेतृत्व की भागीदारी के रूप में प्रधानमंत्री के नेतृत्व के तहत इस क्षेत्र की अगुवाई की और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई। इस बीच सरकार द्वारा लॉन्च किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है तथा हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए एक हब बनाना भी है। स्वच्छता से लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने तक जैसे कार्यक्रम के माध्यम से पीएम मोदी ने नागरिकों को अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाने के प्रति प्रोत्साहित किया है और इन सभी प्रयासों का ही परिणाम है कि वैश्विक स्तर पर हमारी रैंकिंग में भी भारी सुधार हुआ है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जर्मन वॉच का मानना है कि भारत की जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग 2014 में 30 थी, जो सुधर कर 2023 में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। इन प्रयोजनों को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करते हुए उन्होंने सार्वजनिक आदतों में अस्थायी बदलाव की जगह बड़े पैमाने पर परिवर्तन को सुनिश्चित किया है। यह पीएम मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो सका है। विकास के साथ पर्यावरण का संरक्षण भी सरकार की नीतियों में शामिल है। पर्यावरण से संबंधित कानूनों में हुए सुधार के चलते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित मिला है। साथ ही प्रधानमंत्री देश के बेहतर पर्यावरण और वैश्विक कल्याण के लिए होने वाले किसी भी प्रयास में सहायता करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और पूरी प्रतिबद्धता के साथ तत्पर हैं। तो पर्यावरण के क्षेत्र में आप लोग अगर सरकार की पहल के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो ये सब आप लोग बता सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो ये तो आप देखेंगे कि दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ होता है